कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर जो पढ़ा हमने पढ़ा प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, नाम से ही चैप्टर के देखो लग रहा है कि कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे बात होगी। इसके पहले जो आपने बात की है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात नहीं की है। आपने बोला कि कोई फिजिकल फैक्टर है, ठीक है, कोई फैक्टर है जिसका अभी तक फिजिकल एविडेंस पता नहीं चला हुआ है, ठीक है, तो उसके बेस पे वो स्टडी कर रहे हैं। एंड दैट जेनेटिक्स इज नोन एज क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडलियन जेनेटिक्स, ठीक है। एंड ये जो जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, ठीक है। अब देखो दो चीजें पैरेलल में चल रही थी। 1865 या 63 तक तो उनका रिसर्च चला था, 65 ठीक है, और 1869 ये दो। इस समय मेंडल ने अपना रिसर्च पब्लिश किया, अपना लोकल रिसर्च पब्लिश, ठीक है। और इन्होंने कुछ फैक्टर के बारे में बात की, ठीक है, फैक्टर के बारे में बात की। 1869 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिस्टर, इन्होंने न्यूक्लियन की डिस्कवरी, न्यूक्लियन, ठीक है। और ये जो बेसिकली न्यूक्लियन है ये कहां से आइसोलेट किया गया? न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है। और ये है क्या बेसिकली? इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड था प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियन के अंदर न्यूक्लिक एसिड था प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल रिसर्च हो रही थी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, उन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए बोला कि these factors are responsible for regulating the characters. These factors are responsible for regulating the characters. Okay, and parallel में ही 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल से एक केमिकल आइसोलेट किया जिसको नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के अंदर न्यूक्लिक एसिड था और उसको उसके साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन एसोसिएशन, ठीक है। बाद में इसी इसी न्यूक्लियन को अल्टमान, एक साइंटिस्ट अल्टमान, और इन्होंने टर्म दिया इस न्यूक्लियन के लिए न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय अल्टमान, ठीक है, फॉर द न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन के लिए इस तरह से। तो ये पैरेलल रिसर्च तो चल रही थी, पर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या, एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये चीजें पता थी पर रिसर्च नहीं था। और इन बिटवीन आपको याद होगा कि जो है क्या कहते हैं क्रोमोसोमल मूवमेंट की डिस्कवरी हुई, ठीक है। सेल डिवीजन को जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल डिवीजन स्टडी किया गया, उसमें क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोमल मूवमेंट की स्टडी हुई, वो पैरेलल में रिसर्च चलती जा रही थी, ठीक है। बट ये नहीं किसी को पता था कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर या एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है अभी तक कोई नहीं जानता, ठीक है। अभी तक किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का केमिकल है, किस कैटेगरी का केमिकल है, कोई नहीं जानता था। ना ही इसको अभी तक किसी ने ये जान के कि ये जेनेटिक मटेरियल है आइसोलेट हो तो चुका है, पर किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली ये है जेनेटिक, ठीक है, ये है जेनेटिक मटेरियल। तो इसके बाद 1928
1928 में एक और साइंटिस्ट आए, इसको आप कॉपी करो तो मैं आगे बढ़ूं, इरेज कर दो इसको। कितना बच्चा है अभी? ओके, कॉपी कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो 1928 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एक्चुअली ये ब्रिटिश आर्मी में थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और वहां पे ये कुछ कुछ निमोनिया के बारे में स्टडी करते। इनका जो स्टडी था वो किस पे था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है एंड दिस बैक्टीरिया कॉज निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कई बार जो है न्यूमोकोकस निमोनिया भी बोल देते हैं। अभी आप यही मानो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस पे काम कर रहे थे, जो कि निमोनिया कॉज। इन्होंने क्या देखा, मतलब कोई उनका इस चीज पे रिसर्च कर नहीं रहे थे, वो बेसिकली पैथोजेनिसिटी पे रिसर्च कर रहे थे, इस बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी पे निमोनिया के इलाज के लिए रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके दो स्ट्रेन, स्ट्रेप्टोकोकस, एक मिनट इसको साथ में लिखता हूं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसकी दो स्ट्रेन, एक स्ट्रेन को नाम देते हैं आर स्ट्रेन और दूसरी है एस, R2 एंड S, R2 एंड S3, ठीक है। तो अब ये जो R2 स्ट्रेन है ये नॉन पैथोजेनिक है। ये कैसी है? नॉन पैथोजेनिक। ये डिजीज कॉज नहीं करती, इसको या तो ये बोल सकते हो कि ए वायलेंट, ए वायलेंट, ये डिजीज कॉज नहीं करता, ठीक है। जबकि जो S3 है ये वायलेंट है एंड वायलेंट या ये बोल सकते हो कि ये कैसी है? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, जो डिजीज कॉज करता है एस, ठीक है। क्यों? ये जो एस है, एस स्मूथ से आया है, स्मूथ का एस उठा लिया गया है, ये बेसिकली कैप्सुलेटेड होता है, इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है? कैप्सुलेटेड, मतलब इसके बाहर की तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा। जैसे ये मैं बता दूं कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो इसके बाहर की तरफ पॉलीसैकेराइड है कैप्सूल, ये कैप्सुलेटेड है, इसकी वजह से इसको स्मूथ दिखेगा, ठीक है। ये कैप्सुलेटेड सब ऐसे लिख सकते हो, कवर्ड विद पॉलीसैकेराइड, कवर्ड विद पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। ये नॉन कैप्सुलेटेड, इसमें कोई कैप्सूल की कवरेज नहीं, ठीक है। R2 और S3 स्ट्रेन के बारे में एक चीज मैं बता रहा हूं।
मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा फिर से, तो आपने सारी कॉपी कर लिया होगा। ये एवायलेंट है, इसका मतलब है कि ये डू नॉट कॉज निमोनिया, निमोनिया नहीं करेगा, ठीक है। एंड माइस, क्योंकि माइस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो माइस में निमोनिया नहीं करेगा, ये सिर्फ डू नॉट कॉज निमोनिया, और साथ में अगर निमोनिया कॉज नहीं करेगा तो ये बोल सकते हो कि डू नॉट किल माइस। जब कर ही नहीं रहा है निमोनिया तो किल कैसे करेगा माइस। जबकि ये एस थर्ड वाला जो है ये क्या है, ये कॉज निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करेगा एंड देयरफॉर किल माइस को मार देगा अगर निमोनिया हो। ये सारी चीजें हैं कि एस निमोनिया पे काम कर रहा है, सिंगल स्ट्रेन है R2 and S3, ठीक है। R2 का ये स्टेटस है एंड थर्ड का ये, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज पढ़ें जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट उसमें कॉपी हो गया हो तो मैं इसको इरेज करूं। जो बाकी पार्ट है आप ध्यान देना, जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा था तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड जितनी चीजें हैं मैं सारी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूँ, बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जो मेन पार्ट है यहाँ पे जितना रिमेनिंग है वही पढ़ाऊंगा, बाकी बायोमॉलिक्यूल सब चैप्टर जो है देखो जाके इस नोट्स पे, वहाँ पे सारा डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल सब कुछ वहाँ पे दिया है। जो नहीं दिया है वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक और है पर वो बीच में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कहीं पे, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूँ आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल प्लान, और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है आपको याद होगा जब मैंने लिविंग वर्ड पढ़ाया है तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखा है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग मीडिया, ठीक है, बाय सेल। स्पेशली यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि बैक्टीरिया से लिखो तो बेटर होगा बाय बैक्टीरिया, क्योंकि ये फिनोमेना आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग मीडिया। सराउंडिंग मीडिया क्या है, मैं सपोज करो ये मैं बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया के जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसमें जो भी मीडिया होगा वही उसका जो सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई डीएनए डाल देते हो तो ये अपटेक होगा, वो अंदर चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से अंदर चला जाएगा, तो इसी को क्या बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, ओके। इसको कॉपी करो, तो अब एक हेडिंग डालते हैं, एक हेडिंग डालते हैं और उस हेडिंग के आगे स्टार्ट, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, एक हेडिंग आप देख सकते हो, एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे हेडिंग डाली गई है द सर्च ऑफ जेनेटिक, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किसके अंदर है, जेनेटिक मटेरियल की सर्च के रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसमें से ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, कौन परफॉर्म कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को, फेडरिक ग्रिफिथ,
किस ईयर में परफॉर्म कर रहे हैं? 1958 में परफॉर्म। मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट प्लान है इनका ग्रिफिथ का, उसके बारे में ग्रिफिथ ने क्या किया। ग्रिफिथ के पास तो दो स्ट्रेन, कौन कौन सी स्ट्रेन थी ग्रिफिथ के पास में? एक R2 स्ट्रेन है जो कि नॉन पैथोजेनिक है, और दूसरी थर्ड स्ट्रेन है जो कि पैथोजेनिक, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाए, जिसमें से फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे माइस ले रहे हैं और माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं R2 ये नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन। तो जब ये R2 स्ट्रेन इंजेक्ट कर दी गई माइस के अंदर, तो क्या हुआ, क्योंकि नॉन पैथोजेनिक है तो माइस सर्वाइव, ठीक है। फिर दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने लिया, उसमें माइस को इंजेक्ट करा दिया गया S3 स्ट्रेन। अब ये पैथोजेनिक स्ट्रेन है, डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा, और ये माइस को क्या कर देगा, माइस ठीक है, माइस किल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या किया कि माइस को जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसमें R2 स्ट्रेन ये लिविंग है, और हीट किल्ड, ये जो S3 है इसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, ताकि ये मर जाए। अब ये जो है ना ही ये जिंदा रहेगा, ना ही ये लिविंग रहेगा, ना ही डिजीज कॉज करेगा, तो यहाँ पे आप लिख दो, बस यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, हीट किल्ड S3 ये इंजेक्ट। तो जब ये इंजेक्ट कर दिया तो देखा कि एक्सपेक्टेड क्या था कि R2 तो नॉन पैथोजेनिक है, और इसको आपने क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया है, तो माइस को मरना नहीं चाहिए, बट हुआ क्या कि माइस को पक गया, मर गया, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा डाउट, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि माइस ठीक है वो मर गया, तो उनको डाउट हो रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या होगा जो इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो just एक मिनट, जस्ट एक सेकंड, इस थर्ड वाले को 4th नंबर दे दो। सर हीट कील्ड R2 होगा, उसके साथ S3 होगा। तो ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट थर्ड होना चाहिए। माइस प्लस हीट किल्ड, सिर्फ पहले हीट किल्ड S3 डाल रहे हैं, S3 ये इसकी वजह में माइस जो है आपका सरवाइव करेगा, लिविंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने ये 4th सेट दिया है, माइस S3 प्लस हीट किल्ड, R2 प्लस हीट किल्ड, ये जो है जाके माइस जो है क्या कर दिया, इसने माइस, ठीक है। तो उनको डाउट हुआ कि एक्चुअली वो क्या था, पर वो जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ एक्चुअली रियल कंक्लूजन पे, एक्चुअल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन दिए, बट उनको एक्चुअली ये नहीं पता चल पाया ये जो चीज हो रही है किसकी वजह से हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि डेफिनेटली इस S3 से इस R2 के अंदर कुछ जाता है, कोई केमिकल जाता है, कहाँ पे, ये जो हीट किल्ड S3 है, यहाँ से कोई केमिकल R2 पे जाता है, और R2 से जो है R2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो
एस थर्ड पे कन्वर्ट, और ये एस थर्ड जो है ये पैथोजेनिक, ये एस थर्ड पैथोजेनिक है। क्यों ये एस थर्ड, ये कैसे पता चल गया कि वो एस थर्ड पे कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो माइस था, किल्ड माइस, यहां से रिकवर किए गए थे, रिकवर एस थर्ड स्ट्रिंग, जबकि एस थर्ड स्ट्रिंग को तो आपने जब दिया था तो किल्ड दिया था, और R2 प्लस हीट किल्ड वो स्ट्रेन था, तो यहाँ पे एस थर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एस थर्ड नहीं होना चाहिए। बट ये किल्ड माइस से उन्होंने एस थर्ड रिकवर किया, तो उन्होंने क्या बोला कि इस हीट किल्ड H2 से कोई ना कोई केमिकल R2 पे जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इसलिए पहले लिखा दिया, ठीक है, उसके अंदर जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, जो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? एस थर्ड, इसको कन्वर्ट कर देता है एस थर्ड स्ट्रेन। और एस थर्ड स्ट्रेन क्या है? पैथोजेनिक, और वो क्या करती है? माइस को किल, वो माइस को किल कर देती है। फिर बोला कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब केमिकल ट्रांसफर हो रहा है, इसका नाम दिया इसको, बोला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग। बट इसका जो केमिकल नेचर था, बायोकेमिकल नेचर, वो नहीं पता लगा पाए। ग्रिफिथ को इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, ग्रिफिथ को इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे। सर राइट कॉर्नर के नीचे में क्या लिखा हुआ है सर? हेलो, यस सर। तो बच्चे मैं अगर इतनी देर से कोई चीज पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब सर क्यों नहीं देते? आपका साउंड बंद हो गया सर था। साउंड नहीं आ रहा था तो। अब आ रहा है? यस सर। यस सर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसके आगे लिखना है, मैं अभी इरेज कर देता हूँ। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है आपका, इसके आगे ही लिखो आप इस तरह से, ग्रिफिथ failed explain the chemical nature of transforming principle। केमिकल नेचर नहीं हो बता रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब आपका इस सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो नेक्स्ट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, वो क्या होगा? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दो स्ट्रेन ले रहे हैं, R2 एंड S। R2 पैथोजेनिक नहीं है, S थर्ड पैथोजेनिक, और ये किल कर रही है माइस, ठीक है। फिर बाद में देखा गया कि अगर हीट किल्ड R2 के साथ ऐड कर रहे हो तो ये भी चेंज हो जाती है S3 में, और ये भी किल कर रही है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि ग्रिफिथ ने अपना हाइपोथेसिस लगाया कि डेफिनेटली यहाँ से कोई चीज सॉरी S2 से कोई चीज जो है हीट किल्ड जो S2, ये वाला हीट किल्ड जो S2 है, ये यहाँ से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई केमिकल ट्रांसफर हो रहा है जो R2 को S थर्ड पे कन्वर्ट कर दे रहा है, इसकी वजह से वो किलिंग हो। वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन करने में फेल हो। हालांकि उन्होंने बोला जरूर था, उन्होंने आपके सिलेबस में नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने अपना हाइपोथेसिस, जो एजम्पशन जो लगाया था, उसके अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूल उन्होंने बोला था कि वो प्रोटीन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डाइवर्स नेचर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत ज्यादा डाइवर्स नेचर होने की वजह से ग्रिफिथ को ये लगा था वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या, वो प्रोटीन, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। बट
वो बस उतना ही बोल पाए, उनका कोई बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं था। फिर उसका फर्दर जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है वो 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, इन्होंने किया 1944। 1944 तो एक हेडिंग डाल दो पहले आप, एक हेडिंग डाल दो, ये आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डाल दो, बाद में साइंटिस्ट के नाम लिखना। बायोकेमिकल characterization of transforming principle, transforming principle। ठीक है, ये है। तो आप इसके बायोकेमिकल नेचर की पता लगाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने 1944 में इनकी रिसर्च पब्लिश हुई। हालांकि जो इनों का जो ड्यूरेशन था वो 1933 से 1944 तक चला, कितने साल? 11 इयर्स। ठीक है, 11 इयर्स तक ये चला। ठीक है, अब इनका देखो, इन्होंने क्या किया कि जो ग्रिफिथ का सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था लास्ट वाला, उससे स्टार्ट किया है उन्होंने, इससे स्टार्ट किया। तो अगर ये नीचे आपने लिख दिया हो तो उसको मैं इरेज कर देता हूं और आगे मैं आपके लिए वो एक्सपेरिमेंट लिखता हूं जो ग्रिफिथ का थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? माइस है, उसके पास R2 स्ट्रेन है प्लस हीट फील्ड, और रिजल्ट क्या हुआ है उसका? इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि माइस की किलिंग हो गई, इसने माइस को किल कर दिया। और यहां से क्या रिकवर किया? S3 जो वायरुलेंट स्ट्रेन रिकवर। ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था लास्ट वाला जिससे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने, कि माइस के साथ में ये सारी चीजें उन्होंने दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर लिया या रिपीट कर लिया बेसिकली। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इनका क्या नाम है, ये तीनों साइंटिस्ट ने S3 वायरोलेंट स्ट्रेन है, इसके कुछ बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई। ठीक है, इसको क्या किया? प्यूरिफाई। बायोकेमिकल कौन से बायोकेमिकल थे उसमें? प्रोटीन, RNA and DNA was purified। ठीक है, ये इनको प्यूरिफाई किया है। और इसके बाद जब ये प्यूरिफाई किया तो एक नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाया, देखो उसको जरा सा। तो इसके नीचे ही आप पहला स्ट्रेस बना, ये यहाँ पे देखो कि ये प्रोटीन है प्यूरिफाइड फॉर्म में, ये RNA है प्यूरिफाइड फॉर्म में, ये इसको थोड़ा आगे कर लो, ये DNA है प्यूरिफाइड। यहाँ पे इसको एडिशन दे रहे हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये भी एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन स्प्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे RNA। अच्छा, इसके पहले इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें इसके पहले ही R2 स्ट्रेन, यहाँ पे भी क्या है? R2 स्ट्रेन, यहाँ पे भी आपका R2 स्ट्रेन, यहाँ पे भी R2 स्ट्रेन। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पड़े हुए हैं इन टॉपिक्स। अब नेक्स्ट देखो,
जब यहाँ पे प्रोटीन R2 जब इसको इंक्यूबेट किया गया तो नो एस थर्ड रिकवर, यहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुई एस थर्ड। यहाँ पे भी नो एस थर्ड, नो एस थर्ड, यहाँ पे भी नहीं। बट इस वाले में एस थर्ड नहीं, इसमें एस थर्ड इन्होंने रिकवर। अब इसके बाद क्या किया, ठीक है, ये तो पता चल गया हमको कि बेसिकली डीएनए है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जब डीएनए R2 स्ट्रैंड पे डाल रहे थे तो एस थर्ड में वो कन्वर्ट हो जाता, वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। पर अभी भी ये डाउट था कि कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि प्यूरिफिकेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रह जाए, तो इसके फिर से फर्दर कंफर्मेशन के लिए क्या किया कि नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जल्दी करो, हेलो, यस तो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन एंड आरएनए एंड डीएनए को डाइजेस्ट करने, लाइक प्रोटीएजेस, आरएनएज एंड डीएनए, उनके साथ में सिंगल मतलब बारी से उनको ट्रीटमेंट किया। जैसे नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डीएनए है, इसको 3 पार्ट में कर दिया गया, ठीक है। एक बार यहाँ पे प्रोटीएज ऐड किया गया डीएनए के साथ में, एक बार आरएनए ऐड किया गया, एक बार क्या ऐड किया गया यहाँ से, मतलब डीएनए ऐड होगा साथ में प्रोटीएज होगा, या तो आरएनए होगा या तो यहाँ पे सेम चीज होगी, R2 स्ट्रैंड पढ़ेंगे, यहाँ पे R2 स्ट्रैंड, यहाँ पे R2 स्ट्रैंड, ठीक है। तो देखा गया कि जब प्रोटीएज डाल रहे हैं तो एस थर्ड रिकवर होगा, यहाँ पे एस थर्ड मिल जाएगा, जब यहाँ पे आरएनए डाल रहे थे तब भी एस थर्ड मिलता, बट यहाँ पे जब डीएनए डाल रहे थे तो नो एस थर्ड, अब एस थर्ड नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कंफर्म ये बोला कि बेसिकली एवरी मैकलिऑड एंड मैककार्टी ने क्या बोला कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग। इन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन ले सकते हो। कंक्लूजन क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए या आप ये बोल सकते हो कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, नीचे मैं लिख दे रहा हूं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट अभी तक कंफर्मेशन मतलब बहुत मतलब काफी कन्विंसिंग था, बट कुछ साइंटिस्ट को अभी भी लग रहा था कि दिस इज नॉट कंफर्मेटरी, ठीक है, कि डीएनए बेसिकली जो है, एक तरफ से सारे के सारे साइंटिस्ट ये नहीं बोलने को तैयार हो रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये तो प्रूव कर दिया, जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो उनको करना था वो कर दी। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने ये बता दिया कि ये डीएनए बेसिकली इसकी वजह से R2 स्ट्रैंड किसमें चेंज हो रही है, R2 स्ट्रैंड किसमें कन्वर्ट हो रही है, एस थर्ड जो है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए। बट अभी भी पूरी तरह से पूरी की पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो फिर फर्दर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज, इसको कॉपी कर लो तो थर्ड स्ट्रैंड, थर्ड एक्सपेरिमेंट। यस सर, ठीक, हो गया सर। तो अब हम लिखेंगे कंफर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये कंफर्मेशन ऑफ डीएनए एज जेनेटिक। नेक्स्ट confirmation of DNA as genetic material. ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किसने दिया, हर्शे एंड चेज, ठीक है, गिवन बाय या प्रपोज गिवन बाय
क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है पूरा गिवन बाय हर्षे हर्षे एंड एमचेज, ठीक है, एमचेज। In the year 1950, in the year 1950, 1952 में जो हर्षे एंड चेज हैं, उन्होंने ये बोला अनइक्वल जो है अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, वो इनके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था बेस्ड इन बैक्टीरियोफेज। किसके बेस्ड था? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या है? ये है वायरस। ये क्या है? वायरस that infect bacteria, that eats bacteria। ये भी लिख सकते हो आप infect that infect bacteria, eat bacteria, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड, और ये बेसिकली पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था, अगर मैं बोलूं एक लाइन में, एक्सपेरिमेंट है किस टाइप का? तो ये ट्रांसडक्शन। ये क्या था? ट्रांसडक्शन। और अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि ट्रांसडक्शन क्या है। ये बेसिकली ट्रांसफर है। किसका? ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल with the help of bacteria, sorry bacteria का नाम, with the help of material by bacteria, ठीक है, by bacteriophage। कहाँ पे? बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये बेटा फ्रॉम वन बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, जो ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल का by bacteriophage, that is known as, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है, that experiment was given by हर्षे, ठीक है, हर्षे और चेज ने वो एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका एक्सपेरिमेंट का जो प्लान है वो, ये तो मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट बताए। एक्सपेरिमेंट का प्लान देखो। इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं? एक है सबसे पहले इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट या ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब और एक चीज देखो, एक और चीज देखो अब कि लेआउट ऑफ एक्सपेरिमेंट का तो यही है कि इन्फेक्शन होगा, ब्लेंडिंग होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। अभी एक और चीज, इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो मेन है वो है बैक्टीरिया। ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर।
तो उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज है इनको टू मीडिया में, ठीक है, दो मीडिया में इनको ग्रो करा, ठीक है, इनको ग्रो कराया ऑन टू मीडिया। एक मीडिया जो था, एक जो मीडिया है उसमें N15, ठीक है, ये क्या है, हैवी, ये आप ये बोल सकते हो रेडियो एक्टिव बोल सकते हो, ठीक है, N15 है, और दूसरे में S30, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया जा रहा है N15 रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और ये जो S35 है ये रेडियो एक्टिव क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो जब सेवरल जनरेशन तक आप ग्रो कराते रहोगे तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे, यहाँ पे जो ये बैक्टीरियोफेज आपको मिलेंगे इस तरह से, ठीक है, ये उसका क्या है, प्रोटीन कोड है। आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, मैंने बताया कि नहीं कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका प्रोटीन कोड है और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। दूसरा उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये बाहर से प्रोटीन कोड दिख रहा है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ग्रो कराओगे और चूंकि मीडिया में क्या किए हुए हैं N15, और नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल के नाइट्रोजनस बेस में प्रेजेंट होता है। यस सर, यस सर, जेनेटिक मटेरियल। दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे, मैं उस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चला गया था। रेडियोएक्टिव फास्फोरस सब ठीक है। तो ये बेसिकली जो फास्फोरस 32 है ये इसके जेनेटिक मटेरियल में आ जाए, ये इसके जेनेटिक मटेरियल पे आ जाए, ओके। और यहाँ पे जिसको S35 किया गया है, S35 जिसको दिया गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो प्रोटीन कोड है वो बेसिकली, ये सल्फर ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन में, डीएनए में तो पाया नहीं जाता है, तो इसमें S35 रेडियोएक्टिव सल्फर, S35 रेडियोएक्टिव सल्फर आ जाएगा, किसमें, प्रोटीन कोड में, और ये कहाँ पे आया है, जेनेटिक मटेरियल में आया। T32 कहाँ पे आया, जेनेटिक मटेरियल में आया, और जो है क्या कहते हैं, S35 है वो कहाँ पे गया, ये प्रोटीन कोड में गया, और ये कहाँ पे गया, ये जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो उनके पास दो टाइप के बैक्टीरियोफेज है, एक बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल में T32 है, और दूसरे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड में S35, ठीक है। अब स्टार्ट होगा इन्फेक्शन वाला फेज। ये जो पहला फेज है इन्फेक्शन, पहला स्टेप होगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया जाएगा। जब एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा, तो फिर उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उनको ब्लेंड कराया जाएगा, शेक करवाया जाएगा, एजिटेट करवाया जाएगा, हिला दिया जाएगा, ताकि वो दोनों सेपरेट हो जाए, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इसके बाद आप फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करो। सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए, सॉल्यूशन को, दो सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे चूंकि बैक्टीरिया भी वैसी जैसे है, बैक्टीरिया हैवी है, तो जो मीडिया है और बैक्टीरिया को आप सेपरेट करा सकते हो। ये आप ये बोल सकते हो कि दो बेसिकली जिनमें डेंसिटी डिफरेंस है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से दो चीजों को सेपरेट करोगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये नीचे वाला थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, या पूरा इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ, और आगे करते हैं। कॉपी हो गया है? यस सर, हो गया। एक मिनट, मैं जरा सा इरेज करने में दिक्कत कर रहा है थोड़ा।
चलो तो एक साइड में आप इस तरह से लिख लो इन्फेक्शन, बीच में आप लिख दो उसका ब्लेंडिंग और थोड़ा ऊपर ब्लेंडिंग, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। यही 3 स्टेप। ठीक है, यहाँ पे 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया। इसमें आपने क्या किया, इसको इन्फेक्ट करा दिया एक सेट ऑफ बैक्टीरिया को ऐसे बैक्टीरियोफेज से जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें P22। दूसरा जो बैक्टीरिया है उसको आपने इन्फेक्ट कराया जिसका प्रोटीन कोड क्या है S35। ठीक है, इसके बाद क्या किया, आप ब्लेंडिंग करवा। जब ब्लेंडिंग कराओगे और ये सारा का सारा कहाँ पे, ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया कहाँ पे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जब मैं टेस्ट ट्यूब का जरा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा तो ये मत सोचना कि क्या कर दिया है। ठीक है, ये स्टेज। इसकी जब आप ब्लेंडिंग कराओगे तो ये बेसिकली P32 अलग हो जाएगा, मतलब P32 बैक्टीरियोफेज अलग हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज इस तरह से अलग हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे भी सेम चीज है, जिसका जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। ये जेनेटिक मटेरियल है इसमें P32। सेम चीज यहाँ पे भी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये S35 है और ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, इसका बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, अभी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखो एक चीज कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल है वो हैवी, वो नीचे जो है क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। जो बैक्टीरियल सेल है वो हैवी है और वो नीचे क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो जब नीचे सेटल किया, देखो P32 बैक्टीरिया के अंदर है, दैट मींस कि ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ये क्या करेगा, शो रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। जबकि यहाँ पे और ये सुपरनेटेंट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पैलेट, और जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। ठीक है, तो सुपरनेटेंट पे नो रेडियो एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव आपने इंट्रोड्यूस करवाया है फास्फोरस जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी, कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा, कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं। ठीक है, नो रेडियो। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि S35 सुपरनेटेंट में है, हल्का, बहुत ज्यादा हल्का है वो। ठीक है, तो वो सुपरनेटेंट पे रह जाएगा, वो सुपरनेटेंट पे रह जाएगा। और सुपरनेटेंट शो करेगा क्या, रेडियो एक्टिविटी। सुपरनेटेंट शो करेगा रेडियो एक्टिविटी। बट जो ये पैलेट है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं शो करेगा नो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और इससे प्रूफ हो जाता है बेसिकली कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हमको पहले से ही पता था कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल का। और अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है तो रेडियो एक्टिविटी कहां से शो होनी चाहिए, पैलेट में, क्योंकि यहाँ पे इस पैलेट में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट, इस पैलेट में बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी इस पैलेट को शो करना चाहिए। ठीक है, और ये शो कर रहा है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, दैट मींस कि जो ट्रांसफर हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, ये पूरी तरह से ये सेटअप एक्सपेरिमेंट बता देता है कि जो ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक मटेरियल वो बेसिकली क्या है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन। बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, ये 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, या आप ये भी बोल सकते हो समवॉट एजिटेशन, मिक्सिंग बाय एजिटेशन।
मिक्सिंग बाय एजिटेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज किया जा रहा है? फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद मीडिया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल विद मीडिया। तो जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली, ये प्रोटीन कोड है बहुत हल्का है, ठीक है, तो वो सुपरनेटेड में रह जाएगा, क्योंकि सेपरेशन तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का, सेपरेशन का, वो डेंसिटी ग्रेडियंट पे बेस्ड है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा पैलेट में, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सुपरनेटेड पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बस मुझे कंक्लूजन दिखाना है, आप इसको जरा सा कॉपी कर लो। इरेज कर दो। यस सर। टाइम कितना होगा बच्चे? 12:57। हेलो, सर 12:57। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। चलो एक मिनट में बच्चे जरा सा इसको मार्कर फिलअप कर दिया जाए। 57 हो गया है, तो हाफ एन आवर से अभी मेरे पास। सर मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड किया था सर। बच्चे आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड किया था सर, वो क्लास के बाद सॉल्व कर देंगे क्या? ठीक है, वैसे बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुमने सेंड किया हुआ, मैंने एक एक हाँ क्वेश्चन सर, का मेरे solve एग्जाम किया। के समय कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए मैं नोट्स भी तुम नहीं रीड करती हो। तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट के साथ क्या करता है? सर ह्यूमन के पता है, लेकिन रैबिट के तो पता नहीं था, इसीलिए। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कंक्लूजन दिखा रहा था आपको। कंक्लूजन as radioactivity sourced by diet of bacteria that contain P32 labeled DNA, P32 labeled DNA of bacteriophage, DNA of bacteriophage, but not by S35 labeled bacteriophage. ठीक है, therefore this is DNA which is genetic material. Yes, so therefore it confirms that DNA is genetic material. स्टिल इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट को डाउट था, बट ये है कि ये कंफर्मेशन माना जाता है। ठीक है, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है जिसमें 5032 लेबल था, वो बेसिकली उसमें पहले शो करता है, उसमें बेसिकली जो है रेडियो एक्टिविटी पैलेट शो करता है, जबकि जहां पे S35 लेबल था, ठीक है, S35 लेबल गया प्रोटीन पे,
प्रोटीन कोड बेसिकली ट्रांसफर होता नहीं है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। ये बेसिकली कंफर्म कर दे रहा है कि दिस इज द डीएनए व्हिच इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये ध्यान में रखना। इनमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फास्फोरस से लेबल किया गया है तो किसको लेबल, वो मतलब जो, हेलो यस सर। बीच में कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फास्फोरस 32 है ये भी पूछ सकता है कि किसको लेबल करता है, डीएनए को लेबल करेगा, आरएनए को लेबल करेगा, प्रोटीन को लेबल करेगा, ठीक है। तो अगर आरएनए आता है तो डीएनए एंड आरएनए भी ऑप्शन होगा, क्योंकि आरएनए में भी होता है, ठीक है। या हो सकता है सीधे दे दे के न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किसको लेबल करेगा, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से जो S35 है उसके लिए भी पूछ सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो P32 एंड S35 है ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और कई बार कंफ्यूजन दिमाग में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट अभी मैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन बताऊंगा तो वहां पे भी समवट ऐसे ही वो है, तो दिमाग कई बार स्किप हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये रेडियो एक्टिव जो अभी नेक्स्ट बताऊंगा वहां पे N15 कुछ क्या गया है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हैवी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप। तो कई बार सब कुछ पता होता है फिर भी दिमाग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान में रखना। इसको मैं लिखा हुआ है अभी, जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन बताऊंगा तो वहां पे N15 यूज हुआ है, ना कि रेडियो एक्टिव। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वो हैवी आइसोटोप है कि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो वो हैवी आइसोटोप है, ना कि रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, उसका सारे एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया, और वो जो एक्सपेरिमेंट था उसने ये बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एक वायलेंट नॉन वायलेंट स्टेट वायलेंट में चेंज हो जाती है। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, जो रेवली, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने परफॉर्म किया, ठीक है। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हर्शे एंड चेज का है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है और बैक्टीरियोफेज पे परफॉर्म किया गया हुआ है। रेडियो एक्टिव S35 एंड P32 यूज हुए। इतनी सारी चीजें अगर आपको याद रहती हैं तो मैं एक और अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पहले तो आप देखो, सबसे पहले उसमें जो एबिलिटी होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी structurally and functionally and functionally stable। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, इसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये अपनी कॉपी खुद से तैयार कर पाए। अगर ये अपनी कॉपी खुद से तैयार नहीं कर पाएगा तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे कि it should be able to replicate itself, should be able to replicate itself। अपनी कॉपी बनाने में, या इस तरह से बोल लिख सकते हो कि it should be able to copy itself, ठीक है, replicate itself। अपनी कॉपी बनाने में इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर कॉपी बनाने की एबिलिटी भी है उसके अंदर, ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है। मतलब मेंडल ने जिस फैक्टर की बात की थी और बोला था कि फैक्टर एक्सप्रेस करता है या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, तो उस तरह से इसको भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian character, in the form of
मेंडलियन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि जब एवोल्यूशन हुआ लाइफ का अर्थ पे, तो पहले बहुत स्मॉल जो है क्या कहते हैं सिंपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, फिर धीरे 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 करके इनका डेवलपमेंट हुआ, और जब ये डेवलपमेंट हुआ तो आज की डेट पे मोस्ट एडवांस आप ऑर्गेनिजम्स अर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल इस वजह से हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें एक एबिलिटी थी स्लो चेंज की, अपने आप में स्लो चेंज होने, और स्लो चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वो बेसिकली अपने आप को मॉडिफाई कर, जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स थी, उसने अपने आप को धीरे धीरे करके एडवांस टाइप के सेल यूकैरियोटिक सेल में चेंज किया, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फिर से कुछ कुछ चेंजेस हुए और वो मोस्ट एडवांस कैरेक्टर्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है डीएनए के या बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में जो एबिलिटी है स्लो चेंज की, अपने आप के अपने अंदर स्लो चेंज की जो एबिलिटी है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एक स्टेटमेंट कि इट शुड हैव एबिलिटी ऑफ स्लो चेंज, और इसी स्लो चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर म्यूटेशन स्लो चेंज की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर स्लो चेंज की एबिलिटी नहीं है तो एवोल्यूशन नहीं होगा, और एवोल्यूशन नहीं होता तो वो जो सिंपल सेल बनी थी वो सिंपल ही रह जाती, उसमें जो है क्या कहते हैं कोई एवोल्यूशन कोई एडवांसमेंट नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल की, ये जब किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर होंगी तभी आप बोल सकते हो कि वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो अब ये पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में ये सब एबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबल है। डबल हेलिक्स मॉडल पे देख लो आप, वो स्टेबिलिटी के लिए गेन करता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, उसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी है, उसमें एक्सप्रेस करने की एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। आपके जो जीन है वो क्या है? जीन से ही तो जो है कैरेक्टर्स बन रहे हैं, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जीन के अंदर स्लो चेंज है। जब ये हो गया कि भाई न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लिक एसिड है तो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड तो दो टाइप के, न्यूक्लिक एसिड तो बेसिकली दो टाइप के थे, एक डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में रहा, और आरएनए क्यों जो है रिप्लेस कर दिया गया? जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए, आरएनए को रिप्लेस किया किसने? डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्यों? तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कॉपी कर लिया आपने? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बताने जा रहा था? ओके, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए लिख दो यहाँ पे, या इस तरह से बच्चे लिखो, थोड़ा सा इस तरह से लिखो। जो न्यूक्लिक एसिड है आपका टू टाइप का है, डीएनए और ये आपका आरएनए, ठीक है, टू टाइप का, ठीक है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये मोस्ट ऑर्गेनिज्म भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। जबकि जो आरएनए है, ठीक है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल
genetic material in only viruses, ठीक है। अदरवाइज इसके अदर फंक्शन जो है, अदर फंक्शन जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल है इसका, स्ट्रक्चरल रोल राइबोसोम के फॉर्म में, ठीक है। फंक्शनल रोल है इसका, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड कैटालिटिक। कैटालिसिस भी तो परफॉर्म करता है, कैटालिटिक, ठीक है। तो ज्यादातर इसका जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड कैटालिटिक, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का तरह एक्ट करने का मतलब क्या है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, और ये फ्यू केसेस में यही कैसे फैक्टर्स स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कर रहा है। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है। चलो, फंक्शनल में बच्चे इसको एडाप्टर की तरह लिखते हैं, जरा सा एडाप्टर, एडाप्टर जानते हो ना, तो ट्रांसफर आरएनए का एडाप्टर, स्ट्रक्चरल राइबोसोम्स, बेसिकली राइबोसोम्स का स्ट्रक्चरल रोल है उसका, ठीक है। और इसके अलावा कैटालिटिक रोल भी है, राइबोसोम में एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी जो है, क्यों डीएनए ने, क्यों आरएनए को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, बाय डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक। तो इसको कॉपी कर लो तो आगे बढ़ो। हो गया कॉपी? यस सर। चलो, तो आप जरा सा लिख दो डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। अब ज्यादा स्टेबल है डीएनए, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। किसकी वजह से लेस स्टेबल है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसकी वजह से ज्यादा लेबाइल हो जाता है। और आपको पता है कि जो यहाँ पे लिखो 2' ग्रुप इन राइबोज, राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर में जो 2' ग्रुप है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं बाय हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से ये जो एंजाइम्स हैं, डीएनएजेज या आरएनएजेज, बेसिकली न्यूक्लिएजेज, उनके लिए कम लेबाइल है, और ये आरएनए क्या है, आरएनएजेज के लिए, न्यूक्लिएजेज के लिए मोर लेबाइल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मोर लेबाइल, ड्यू टू व्हिच मोर लेबाइल फॉर न्यूक्लिएजेज, और ये कम है, ये कम लेबाइल है न्यूक्लिएजेज के लिए, ठीक है। दूसरा, जो रेट ऑफ म्यूटेशन, रेट ऑफ म्यूटेशन स्लो है। अब यही रीजन है, आप देख रहे हो कोरोना वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। आरएनए में जो म्यूटेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो हर समय अपने जो है उसमें शेप में अपने जो है बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंज करता जा रहा है, अपने अंदर चेंज ला रहा है, अपने अंदर म्यूटेशन लाता जा रहा है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पैंडेमिक फैला रहा है, ठीक है। तो जो आरएनए है वो कम स्टेबल है,
डीएनए में जो है ज्यादा स्टेबल है और म्यूटेशन का रोड स्लो है। तो म्यूटेशन जरूरी भी है, एक्टिव जेनेटिक मटेरियल के म्यूटेशन जरूरी है ताकि हम इवॉल्व कर सकें। बट अगर बहुत तेजी से म्यूटेशन रेट हो जाएगा तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। और ऐसा नहीं है कि अब आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस को तो वो एडवांटेज दे रहा है, वो अपना हर बार शेप अपना अपना चेंज कर ले रहा था, फॉर्म चेंज कर ले रहा है, बट बहुत ढेर सारे उसके अंदर ऐसे भी म्यूटेशन होंगे जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से कुछ एक म्यूटेशन है एडवांटेजियस है उसके रिस्पेक्ट, इस वजह से वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन होंगे जिसकी वजह से वो खत्म भी हो रहा हो, ठीक है। बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे होंगे जिसकी वजह से भी खत्म हो, वो जो है 1 2 4 ऐसे एडवांटेजेस म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो वाला फॉर्म उसका डोमिनेट कर जाता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। तो याद रखना कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है, उसमें म्यूटेशन है बट स्पीड स्लो है, रेट स्लो है, ठीक है, रेट स्लो है। बेटर है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये किस चीज के लिए बेटर है? बेटर फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बेटर फॉर ट्रांसफर ऑफ, दोनों का ध्यान में रखना, मैंने क्या लिखा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड है दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो। और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी इसकी स्टेबिलिटी है, सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है, थाइमिन ये भी बेसिकली स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, थाइमिन, ठीक है, यहीं पे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसमें जो यूरेसिल है उसकी वजह से, यूरेसिल की वजह से स्टेबिलिटी, यूरेसिल की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसी वजह से यूरेसिल एज ए नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस कर दिया गया, कहां पे, डीएनए। यूरेसिल, यूरेसिल की जगह पे क्या पाया जाता है, डीएनए, थाइमिन। थाइमिन पर बेसिकली वो स्टेबिलिटी था रीजन, जिसकी वजह से यूरेसिल को रिप्लेस कर दिया गया डीएनए में बाय थाइमिन, थाइमिन के साथ, ठीक है। बाकी जितने भी चीजें मैंने दिखा दिया है, अभी मुझे टाइम बताओ, उस रिकॉर्डिंग में आगे बढ़ूं। कितना टाइम बचा है मेरे पास? सर 120 हो गया? नहीं सर 120 हुआ। अच्छा, तो चलो ये तो कॉपी कर लिया होगा। एक टॉपिक मैं पहले बताऊंगा, इसके बाद जो रेप्लिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन। ये चैप्टर आपका पिछले चैप्टर से ज्यादा बड़ा है, ये चैप्टर पिछले चैप्टर से आपका ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बट स्पीड पे चलेगा क्योंकि एक फ्लो ऑफ जो है बन जाता है यहाँ पे, बेसिकली मोमेंटम तेजी से बढ़ता है, इसमें ज्यादा जल्दी से चैप्टर निकल जाएगा, बट चैप्टर वाइज अगर कंटेंट वाइज देखोगे तो ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो मैं एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको। आपने देखा जैसे कि डीएनए बेसिकली क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। कितनी चेन प्रेजेंट है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरह से चलती है। ये जो शुगर फॉस्फेट है उसका बैकबोन बनाता है, और यहाँ पे जो इस तरह से प्रेजेंट है वो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा, ये जो आपका डीएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो देखो जरा सा कि अगर आपको डीएनए की लेंथ को स्टडी करनी या डीएनए के लेंथ के बारे में बात करनी, तो आप किसके टर्म में बात करोगे, नंबर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डीएनए की लेंथ बताओ तो जनरली आप किसके रिस्पेक्ट में बताते हो? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम्स की पता है। जीनोम्स में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है? जैसे आपका 5174 ये बैक्टीरियोफेज, 5174 ये बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, कितना लेंथ है डीएनए की बताओ, मुझे याद नहीं है, फटाफट बताओ। पता नहीं सर। 5386 बेस पेयर। बेस बच्चे इसमें बेस पेयर मत लिखना, इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड लिखना। न्यूक्लियोटाइड क्यों न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा हूँ? क्योंकि बच्चे सिंगल स्टैंडर्ड है, और सिंगल स्टैंडर्ड होगा मतलब इसका एक ही प्रेजेंट है। सिंगल स्टैंडर्ड अगर होगा तो फिर उसमें ये नहीं बोल सकते कि पेयरिंग तो तभी होगी जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होगी। सर ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो ये 5174 हो गया। एक दूसरा है आपका दूसरा, जस्ट एक मिनट, मुझे इन्फॉर्मेशन बता देनी है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, एक और बैक्टीरियोफेज है जिसको बोलते हैं लैम्डा फेज। ठीक है, लैम्डा फेज। और ये जो लैम्डा फेज है यहाँ पे आपके प्रेजेंट है 48,502 बेस पेयर या सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ही लिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लैम्डा फेज के लिए जीनोम है बच्चे, ये जीनोम। ठीक है, जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड कॉपी, हैप्लॉइड। इसके बाद ई कोलाई, तो ई कोलाई में आपका है कितना प्रेजेंट है बताओ फटाफट। ई कोलाई का तो याद होगा आपको, क्या करोगे? न्यूक्लियोटाइड। फिर इसके बाद आप ह्यूमंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ह्यूमन जीनोम की बात कर रहा हूँ बच्चे, किसकी बात कर रहा हूँ? ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम की जब बात करेंगे तो हैप्लॉइड कॉपी की बात होगी, डिप्लॉयड की नहीं होगी, मतलब सिंगल एन की, n प्लस n सिंगल 2n होते हैं ना। ठीक है, तो सिंगल एन की बात हो रही है, तो वो होगा 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ध्यान में रखना ह्यूमन जीनोम को 3.3। अगर आपसे सिर्फ बोल दें कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन, सिर्फ जीनोम हटा दें, ह्यूमन बोले तो यही डबल हो जाएगा 6.6 × 10⁹। ठीक है, तो चूंकि ह्यूमन जीनोम की बात हो रही है तो वो 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा सा कि इतना बड़ा जीनोम है, ठीक है, इतना बड़ा जीनोम है तो ये इतना सेल, छोटी सेल के अंदर आ कैसे जाता है? तो एक कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो बेसिकली डीएनए इस तरह थ्रेड के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट, उसमें थोड़ा कंडेंस होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से कंडेंसेशन करता है, अपने आप को ठीक करता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं इनिशियल लेवल ऑफ जो कंडेंसेशन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोसोम मॉडल मुझे पढ़ाना है, तो ये अगर कॉपी हो गया हो तो मैं आगे चलूं। हाँ सर। हेडिंग तो आप पहले डाल दो, न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, और इस पे आगे इस तरह से लिखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। कितना बच्चे टाइम हो गया है? सर 125 सर। अच्छा, चलो अभी ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और आपको ये पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर, या आप 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस। सर ये 20 एंगस्ट्रॉम था ना? क्या
2 20 न्यूक्लियोटाइड की बच्चे आप लोग रहने दो, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं है। ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम कहाँ से आ गया, वो उसका बिट है। डिस्टेंस हाँ सर, वो 2 चेन के बीच में डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम है सर। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। चेन के बीच हाँ की सर, बात 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में वो 0.34 है नैनो। आपका 3.4 नैनोमीटर, या आप इसको बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जब आप टोटल लेंथ निकालोगे डीएनए की, टोटल लेंथ ऑफ ये जो इतना बड़ा जीनोम है, जीनोम का देखो अगर यहाँ पे, तो ये होगा 3.2 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, इसको लिखो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये सब मिला के आ जाएगा 2.2 मीटर, मतलब टोटल लेंथ ऑफ जीनोम इन केस ऑफ ह्यूमन कितनी होगी, 2.2 मीटर। और सेल का साइज कितना होता है, सेल का जो साइज है, साइज ऑफ सेल कितना होगा, वो होता है जनरली जो है 10 माइक्रोन या 10 to 20 माइक्रोन की रेंज पे रखते हैं। ठीक है, ये पूरा सेल का साइज। अच्छा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपका है 10 की पावर -6 मीटर या 1 माइक्रोन के आसपास, 10 की पावर -6 मीटर। और ये बेस का साइज कितना, 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर। ओके, तो जब ये 2.2 मीटर को इसके अंदर रखना, दैट मींस कि आप ऐसे स्टैटिक फॉर्म में नहीं रख सकते, स्टैटिक फॉर्म में नहीं रख सकते हो, मतलब कि उसको आपको कुछ ना कुछ कंडेंसेशन करना पड़ेगा, उसको पैक करना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। सेम चीज अगर आप यहीं पे देखोगे, इसको कॉपी करो फटाफट, मैं एक बार प्रोकैरियोट के केस में भी बता दूं, बैक्टीरिया के केस में। हो गया, यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? हाँ सर, आ रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, पता नहीं आपकी तरफ क्या हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनिंग हो रही है। चलो, मैं अगर ई कोलाई की बात करूँ, ई कोलाई बच्चे बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे। इसका जो साइज है जीनोम का 4.10 की पावर 6 बेस पेयर है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, मल्टीप्लाइड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये आएगा इसके अप्रोक्सीमेटली से बहुत से 3% 1.3 मिलीमीटर है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, सॉरी 1.36 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। याद रखना, ये डेटा पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये डीएनए की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ आपको कितने रेंज में रखना है। बैक्टीरिया का जो साइज होता है जल्दी 5 से 10 माइक्रोमीटर या 1 to 10 माइक्रोमीटर, अगर माइक्रोकार्बन को क्या कंसीडर कर लो, इतने के अंदर आपको इतना मिलीमीटर रखना है। दैट मींस देयर मस्ट बी नीड ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स को पैक करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, अब ध्यान दो आप, ये जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग या कंडेंसेशन जो भी आप कहना, ये यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा डिफरेंट पैकेजिंग प्रेजेंट, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट पैकेजिंग प्रेजेंट है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए की पैकेजिंग होगी उसके साथ में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, सॉरी नेगेटिवली कह रहा हूँ, डीएनए के साथ में कुछ हिस्टोन प्रोटीन होगी और प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान देना है जब बोल रहा हूँ, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बच्चे पॉजिटिवली चार्ज, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है बच्चे वो कैसा होता है, तो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिवली चार्ज को पैक करना है तो आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो हिस्टोन जो इनिशियल पैकेजिंग है, पहले स्टार्टिंग की जो पैकेजिंग है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियोसोम बनता है, जहाँ पे न्यूक्लियोसोम बनता है, ठीक है,
वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से होता है। हालांकि बाद में जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है, जो एक्स्ट्रा कंडेंसेशन है, जब आप क्रोमोसोम्स के फॉर्म में उसको अचीव करते हो तो उस समय नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो एसिडिक प्रोटीन होती है, या ये बोल सकते हो कि वो भी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, ये बच्चे आपकी कैसी है, ये निगेटिवली चार्ज है, या आप बोल सकते हो कि एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक, ठीक है, ये एसिडिक प्रोटीन। ये बेसिकली फर्दर कंडेंसेशन, इनिशियल कंडेंसेशन आप हिस्टोन से अचीव करोगे और फर्दर कंडेंसेशन आप किससे अचीव करोगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से अचीव करोगे, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोट्स है, अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा जब मैं लिविंग बर्ड्स जो है यूनिट पढ़ा रहा था, तो मैंने उस समय आपको बोला था डाइवर्सिटी वाला बेसिकली पार्ट, ये जो प्रोकैरियोट्स है वहां पे न्यूक्लियोइड में जो है जो डीएनए है, न्यूक्लियोइड के अंदर, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं बोलते यहाँ पे, इसके अंदर जो डीएनए है उसके साथ में कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं पॉलीएलीन्स। पॉलीएलीन्स कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में। ये कैसी प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग है प्रोकैरियोट्स में, वहां पे पॉलीएलीन्स प्रेजेंट है, और जो यूकैरियोट्स में वहां पे क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन्स प्रेजेंट है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रेजेंट है फर्दर कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन। ये कॉपी हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता सर हूं। हो गया, प्रोकैरियोट नहीं, क्या बचे? सर प्रोकैरियोट नहीं हुआ, यूकैरियोट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बात ही कर रही हूं। वैसे आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप पीछे भी बैक भी जा सकते हैं, लेक्चर को बैक में ले सकते हो, अगर मैं इरेज भी कर देता हूं कभी। तो अब एक और चीज देखो यहाँ पे जरा सा, हिस्टोन के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का मतलब है इसके अंदर क्या भरा होगा, पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड, और पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड का मतलब क्या है, ये होगी बेसिक एमाइनो एसिड, बेसिक एमाइनो एसिड। और जो बेसिक एमाइनो एसिड है वो होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन की अबंडेंस होती है किसके अंदर, आपके हिस्टोन के अंदर। हिस्टोन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन अबंडेंटली प्रेजेंट है, ध्यान में रखना। हिस्टोन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन क्या है, अबंडेंटली प्रेजेंट। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक सिंपल सी बात बोलो कि ये आपका सपोज कर लो एक बहुत सा बड़ा डीएनए है, ठीक है, इसका कंडेंसेशन करना, इसका कंडेंसेशन करना, ठीक है। तो कंडेंसेशन के लिए कुछ जो है रिपीटेड इस तरह से बोल सकते हो यूनिट्स है, या आप ये बोल सकते हो कि हाँ, कि ये जो है क्या कहते हैं, ये बनाता है कुछ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कुछ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है इस, मैं इन सबको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग। डीएनए की स्ट्रिंग है, उसमें बीड्स, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमैटिन। और जो आपको क्रोमोसोम उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेन्ड डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखता है, डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होता है, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसको आप क्या, क्रोमैटिन को आप क्या बोल सकते हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब ये जो इस तरह से ये जो थ्रेडेड फॉर्म में डीएनए था जिसका लेंथ मैं ह्यूमन में बता रहा हूँ 2.2 मीटर, ठीक है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और उसने बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाया, बेसिकली क्रोमैटिक मटेरियल बनाया। उसमें वो क्रोमैटिक मटेरियल बनने में हेल्प कौन करता है, वो ये जो आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर से बने हुए। इसी न्यूक्लियोसोम को मुझको एक्सप्लेन करना है। डीएनए प्लस जो है हिस्टोन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, हिस्टोन से मिलके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्या प्रोजेक्ट होगा, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो। अब जो हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर 4 टाइप की हिस्टोन्स प्रेजेंट होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनके 2-2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल मिलके ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह से ये बेसिकली ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो इसमें इस हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर ये सारे, ठीक है। इसके अलावा एक और हिस्टोन प्रेजेंट होता है जो इस न्यूक्लियोसोम और डीएनए को फाइट करता है, इस तरह से इनको फाइट करता है, इस तरह से इनको फाइट करता है, ठीक है। और ये जो पैकेजिंग में हिस्टोन इन्वॉल्व है, ये जो पैकेजिंग में हिस्टोन इन्वॉल्व है इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। देखना आप एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये H1 हिस्टोन क्या करता है, ये पैक करता है, पैकिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसमें से कौन सा ऑक्टामर का पार्ट नहीं, ठीक है। ये पैकिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम में हेल्प करता है एंड नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, नॉट पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट ये नहीं, ये हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं। बात समझ में आ रही है? ये जो न्यूक्लियोसोम है उसमें हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है। हिस्टोन ऑक्टामर में ये जो हिस्टोन है इनके दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये बेसिकली ये जो डीएनए है इस तरह से डीएनए इसके चारों तरफ इस तरह से डीएनए रेड, ठीक है, इस तरह से डीएनए रेड है। और इस डीएनए की जो लेंथ है इस न्यूक्लियोसोम के अंदर, इस जो डीएनए की लेंथ है वो है 200 बेस। डीएनए की जो लेंथ है वो है 200 बेस, ठीक है। और ये जो बेसिकली इस तरह से जब रैप कर जाता है तो इसको बंद करने के लिए, जो हिस्टोन प्रेजेंट है, इसी हिस्टोन को मैं बोल रहा हूं कि H1 हिस्टोन है। ये बेसिकली ऑक्टामर का पार्ट नहीं, ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रोमैटिन बना, ये जो डीएनए थ्रेडेड फॉर्म में था, बिल्कुल थिक और थ्रेड फॉर्म में, थिक थ्रेड फॉर्म में जो डीएनए है ये थ्रेड फॉर्म, इसका कंडेंसेशन हुआ, इसकी हेल्प से हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, तो उसने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किस तरह से अपीयर हो रहा है, बीड स्ट्रक्चर की तरह, तो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इसको इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन की फर्दर जो क्या है कंडेंसेशन है, इसको इरेज कर सकता हूं मैं? यस सर, हो गया। ठीक है, तो क्रोमैटिन की जो फर्दर कंडेंसेशन है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोनल, ठीक है। मतलब कि आप देखो यहाँ पे ये जो डीएनए है थ्रेड फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म, ठीक है, इसको चेंज किया आपने क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। इसमें किस कौन हेल्प कर रहा था,
हिस्टोन प्रोटीन से होता है। कि क्रोमैटिन से फिर फर्दर जो क्रोमोसोम बनेगा मेटाफेज स्टेज में, किस स्टेज में बनेगा ये? मेटाफेज स्टेज। इसमें कौन हेल्प करेगी? हेल्प बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अच्छा ये एक बात हो गई, ठीक है। इसके बारे में बाकी के इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन में आपको दो पार्ट दिखेंगे, ठीक है। एक पार्ट को बोलोगे यूक्रोमैटिन, ठीक है, ये लाइट स्टेट नजर आए, लाइट स्टेट, हल्का स्टेट। और आप दूसरा देखोगे हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, तो वो आपको नजर आएगा डार्क स्टेट, डार्क स्टेट, ठीक है। ये जो लाइट स्टेट है, ये जो लाइट स्टेट है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब यहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म। जबकि ये जो डार्क हेट्रोक्रोमैटिन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ से मैंने आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल भी खत्म कर दिया, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने न्यूक्लियोसोम के बारे में बता दिया आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you, sir.